लास्ट मोमेंट रिवीजन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखिए, इस सीरीज में हम लोग पिछले बार रेलवे ग्रुप डी में जितना भी साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग चैप्टर वाइज सोल्यूशन देख रहे हैं, जो आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, देखिए आज का जो चैप्टर है न्यूटन के गति के नियम से लिया गया है। ठीक, तो देखिए न्यूटन के गति के नियम से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देखिए अभी जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसमें प्रीवियस ईयर टाइप का क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत ज्यादा है। तो इस चैनल पर हमने पिछले बार रेलवे ग्रुप डी में जितना भी साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था उसका चैप्टर वाइज, उसका शिफ्ट वाइज हमने सारा का सोल्यूशन कराया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, गति का तीसरा नियम, ठीक है, डैश और वेग के बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, जो गति का तीसरा नियम होता है किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए सर्वप्रथम हम लोग आते हैं कि गति के टोटल कितने नियम होते हैं। आपका गति के टोटल 3 नियम होते हैं। पहला नियम कौन सा होता है, आपका गति का पहला नियम कौन सा होता है, तो पहला नियम आपका होता है v बराबर u प्लस एटी होता है। v बराबर u प्लस गति का पहला नियम क्या होता है, v बराबर u प्लस एटी होता है। गति का दूसरा नियम, ठीक है, सेकेंड लॉ क्या होता है आपका, s बराबर ut प्लस हाफ एटी एक्स स्क्वायर होता है। और तीसरा गति का थर्ड लॉ, गति का तीसरा समीकरण कौन सा होता है आपका, v बराबर u एक्स स्क्वायर माइनस 2s। तो देखिए अभी तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है गति का तीसरा नियम, तो आगे आप लोग जैसे क्वेश्चन पढ़ेगा आपको मिलेगा गति का पहला नियम दूसरा नियम किनके बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए जो गति का पहला नियम होता है v बराबर u प्लस एटी, वो किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो आपका गति का पहला नियम, देखिए जो गति का पहला नियम है, ठीक है, गति का पहला नियम, तो आपका गति का पहला नियम किसके बीच संबंध को दर्शाता है, वेग और समय के बीच। गति का पहला नियम किसके बीच संबंध को दर्शाता है, वेग और समय के बीच। और गति का दूसरा नियम, ठीक है, गति का दूसरा नियम, तो आपका गति का जो दूसरा नियम होता है फॉर्मूला क्या होता है आपका, s बराबर ut प्लस हाफ एटी एक्स होता है। तो आपका गति का दूसरा नियम किसके बीच को संबंध को दर्शाता है, स्थिति तथा समय, स्थिति तथा समय को दर्शाता है। देखिए स्थिति को यहाँ पर और क्या कह सकते हैं, विस्थापन भी कह सकते हैं। तो आपका गति का जो दूसरा नियम होता है, दूसरा नियम विस्थापन स्थिति या समय के बीच को संबंध को दर्शाता है। और गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम, तो देखिए गति का जो तीसरा नियम होता है कौन सा होता है, v एक्स स्क्वायर बराबर u एक्स स्क्वायर v एक्स स्क्वायर माइनस u एक्स स्क्वायर बराबर 2as होता है। तो देखिए जो गति का आपका तीसरा नियम होता है ये किसके बीच संबंध को दर्शाता है, वेग और स्थिति, वेग और स्थिति या विस्थापन के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 401 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो गति का तीसरा नियम होता है स्थिति और वेग के बीच को संबंध को दर्शाता है। तो देखिए गति का पहला नियम किसके बीच संबंध को दर्शाता है, आपका वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। गति का दूसरा नियम आपका विस्थापन स्थिति या समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। और गति का तीसरा नियम वेग और स्थिति या विस्थापन के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो देखिए 401 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, गति का दूसरा नियम, ठीक है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, संवेग से संबंधित है। तो देखिए गति का न्यूटन के गति का नियम दूसरा नियम क्या होता है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या होता है, गति का दूसरा नियम, ठीक है। तो देखिए न्यूटन के गति के दूसरा नियम के अनुसार क्या होता है कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है, बल के बराबर होता है। आपका न्यूटन के गति के दूसरा नियम क्या कहता है, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। हम लोग इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, F बराबर डेल P बाई डेल T लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको और क्या लिख सकते हैं, F बराबर डेल mv बटा डेल T हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, F बराबर आपका आ जाएगा डेल यहाँ पर आ जाएगा F बराबर आपका m डेल v बाई
डेल टी, और वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। तो आपका एफ बराबर क्या आ जाएगा, ए में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि गति के दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है। तो आपका गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 403 नंबर क्वेश्चन। 403 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ठीक, ऑप्शन ए दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। या ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। तो देखिए अभी पीछे ही बताए थे गति का दूसरा नियम क्या करता है, बल का व्यंजक प्राप्त करने में सहायक होता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन के गति का दूसरा नियम बल के प्रभाव को समझने में सहायक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 404 नंबर। देखिए समीकरण F बराबर m को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अभी फिलहाल में हम लोग निकाल के दिखाए थे, जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है क्या करता है, बल का व्यंजक प्राप्त करता है। और बल का व्यंजक कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। यहाँ से हम लोग अगर वैल्यू रखेंगे तो F बराबर क्या आ जाता है, एम ए आ जाता है। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि समीकरण F बराबर m में न्यूटन के कौन से नियम के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दूसरा नियम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 405 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटा है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। तो देखिए 405 का ऑप्शन नंबर ए क्या है, गति के पहला गति का नियम, दूसरा गति का नियम, तीसरा गति का नियम, या कोई भी नियम नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा था, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटा है के संबंध में व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गति के तीसरा नियम। देखिए न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक दीवार है, यहाँ से हम लोग गेंद फेंकते हैं तो गेंद क्या होगा, वापस टकराकर इसी दिशा में वापस आ जाएगा। तो किस नियम पर आधारित है आपका, न्यूटन के गति के तीसरा नियम पर आधारित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 406 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। ऑप्शन नंबर है, देखिए 406 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है। ऑप्शन है बल एक ही निकाय पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। या ऑप्शन नंबर सी बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। या डी बल दूरी पर निर्भर करता है। तो देखिए 406 का सही आपका आंसर हो जाएगा बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार कौन सा सही है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 407 नंबर। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था, इजी क्वेश्चन है। तो आपका गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 408 नंबर। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन से नियम के अनुसार, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार, न्यूटन के सेकेंड नियम के अनुसार। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है, लागू बल के समानुपाती होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 409 नंबर क्वेश्चन। देखिए 409 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाती है। या ऑप्शन नंबर डी किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। तो देखिए आपका 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गति के द्वितीय नियम क्या दर्शाता है कि किसी वस्तु के गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 410 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। ऑप्शन नंबर बी एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। ऑप्शन नंबर सी जब एक घूर्णन करते हुए एक पंखा बंद हो जाता है
तो वह कुछ समय के लिए घूमता रहता है। या ऑप्शन नंबर डी, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर एक झटका लगता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, गलत आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या कर रहा है, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए गलत है और गलत ही आंसर को चुनना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए जब जब चलती बस अचानक रुकती है तो क्या होता है, तो देखिए जब चलती बस अचानक रुकती है तो क्या होता है, उसमें जितने भी व्यक्ति बैठे रहते हैं उसको किधर की तरफ झटका लगता है, आगे की तरफ झटका लगता है, ना कि पीछे की तरफ। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है। आते हैं 411 नंबर क्वेश्चन। 411 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है। तो देखिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान किसका सही मात्रक होता है, आपका किलोग्राम किसका सही मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है। ठीक है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण का होता है, और द्रव्यमान गुना त्वरण किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, आपका न्यूटन होता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम गुने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है, 1 न्यूटन बोला जाता है। तो 411 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 न्यूटन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 412 नंबर क्वेश्चन। देखिए 412 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1678, ऑप्शन नंबर बी 1778, ऑप्शन नंबर सी 1787 या ऑप्शन नंबर डी 1687। तो देखिए न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन कब किया गया था, आपका 1687। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस बुक में किया गया था, तो उनके पुस्तक का नाम क्या था, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया पुस्तक, ठीक है, प्रिंसिपिया, उनके पुस्तक का नाम क्या था, प्रिंसिपिया। ठीक है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन कब हुआ था, 1687 में, प्रिंसिपिया पुस्तक में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 413 नंबर क्वेश्चन। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वह घबरा गया है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। या ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। तो देखिए 413 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। ठीक, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 414 नंबर क्वेश्चन, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए जो राइफल का गतिज ऊर्जा क्या होगा, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। 415 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो आपका m इंटू ए बराबर क्या होता है, ए होता है, और ए को क्या बोला जाता है, बल बोला जाता है, और बल का एसआई मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इजी क्वेश्चन था, द्रव्यमान और त्वरण, m गुना ए बराबर क्या होता है, बल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 416 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट लॉन्च करना, बस का अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगना। ऑप्शन नंबर सी, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। या ऑप्शन नंबर डी, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। तो देखिए कौन सा नियम बोल रहा है, आपका न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन के गति के तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर और प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट लॉन्च करना। ठीक है, रॉकेट लॉन्च करना न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है, तो आपका यह न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 417 नंबर। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गति का तीसरा नियम। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है।
यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति का तीसरा नियम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 418 नंबर। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? अभी रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित होता है? आपका न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 419 नंबर। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम में दिया गया है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन ने किस नियम के रूप में दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गति का तीसरा नियम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 420 नंबर। देखिए 420 नंबर क्वेश्चन क्या कर, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थितियों की व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर है न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, या समय संरक्षण का नियम। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका 420 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन क्या था आपका? जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, कौन से नियम पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन के गति के प्रथम नियम। और न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, और कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 421 नंबर। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव की तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगी? ऑप्शन नंबर है नाव तट से दूर चली जाएगी, स्थिर रहेगी, तट की ओर चलेगी, या डूब जाएगी। क्वेश्चन आपका देखिए समझिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नाव तट से दूर चली जाएगी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है नाव तट से दूर चली जाएगी। अब बात है नेक्स्ट क्वेश्चन 422 नंबर। देखिए 422 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत, प्रत्येक क्रिया के क्या होता है? न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गति के तृतीय नियम। अब बात है नेक्स्ट क्वेश्चन 423 नंबर। न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है, देखते हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 424 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिपीट क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्च करना। रॉकेट लॉन्च करना न्यूटन की गति का तीसरे नियम का उदाहरण है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 425 नंबर। देखिए 425 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो देखिए बल के परिभाषा को किसके आधार पर परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो न्यूटन के गति का पहला नियम होता है वह बल का परिभाषा देता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन के जो गति का पहला नियम होता है बल का परिभाषा देता है। क्या देता है आपका? बल का परिभाषा देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है? बल का व्यंजक, तो बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है? आपका न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग सिद्ध करके दिखा दिए हैं, ठीक। बल का व्यंजक अगर पूछे तो बल का व्यंजक न्यूटन के कौन से नियम से प्राप्त होता है? तो आपका बल का व्यंजक आपका हो जाएगा न्यूटन गति के दूसरा नियम से, ठीक है। दूसरा नियम से प्राप्त होता है, F बराबर m में। आपका F बराबर m में न्यूटन की गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 426 नंबर। किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग के घात nवे के समानुपाती होता है, तो यहाँ n का मान क्या होना चाहिए? तो आपका 426 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात nth के समानुपाती होता है, तो यहाँ n का मान क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 426। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 427 नंबर।
देखिए 427 नंबर क्वेश्चन है, एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है, तो 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है? तो 427 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, क्योंकि न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आपका यदि यह 50 न्यूटन का बल लगाता है तो दूसरा आदमी भी कितने न्यूटन का बल लगाएगा? 50 न्यूटन का ही बल लगाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 427 का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 428 नंबर क्वेश्चन। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, न्यूटन के नियम किन कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, विश्रांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, या ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो न्यूटन के नियम है किन कणों के लिए सिद्ध नहीं होते हैं? प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 428 का ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 429 नंबर क्वेश्चन। देखिए 429 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, स्रावित गैस की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है, लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है, स्थिर नहीं होता है, या स्थिर होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा था, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद क्या होता है? तो रॉकेट पर प्रणोद क्या होता है आपका? स्थिर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद क्या होता है? स्थिर होता है। 429 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 430 नंबर क्वेश्चन, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने के लिए एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? देखिए 430 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व। और जड़त्व को किसमें मापा जाता है? तो जड़त्व को आपका मापा जाता है द्रव्यमान में। ठीक है, 430 नंबर क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन क्या था, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 431 नंबर, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो देखिए कभी भी जो एक हाई जंप करने वाला व्यक्ति होता है तो आप लोग देखेंगे कि जब भी हाई जंप करना होता है वो कुछ दूरी तक दौड़ता है। वो किस लिए दौड़ता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो किस लिए दौड़ता है? गति को प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गति। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 432 नंबर, मेज पर रखी हुई पुस्तकों का ढेर किसके कारण नहीं हटता है? तो देखिए मेज पर रखी हुई पुस्तकें किसके कारण नहीं हटता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व के कारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व के कारण। ठीक है, 432 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व के कारण। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 433 नंबर। 433 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अविचलित वस्तुओं का आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो 433 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। देखिए दुनिया में जितना भी वस्तु है अगर वह स्थिर है तो किसके कारण स्थिर होता है? जड़त्व के कारण। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 434 नंबर, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व। देखिए कितना बार पूछा गया, आरआरबी जेईई में पूछा गया, एलएलबी टेक्नीशियन में पूछा गया और ग्रुप डी में भी पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जड़त्व कहलाती है। तो 434 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 435 नंबर, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखते हैं? देखिए कोई धावक है और मान लीजिए यहाँ पर फिनिशिंग लाइन है, तो यहाँ पर धावक आएगा तो आगे भी कुछ देर तक तेजी से दौड़ता है। आखिर वो क्यों दौड़ता है? तो देखिए इसका कारण जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या कारण है, उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण करती है। ऑप्शन नंबर बी, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी, स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। या ऑप्शन नंबर डी, वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 435 का आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए कोई भी धावक होता है ना, जब वो दौड़ता है तो क्या होता है, गति अवस्था में रहता है, उसकी गति बहुत ही तेज रहती है। तो किस लिए रुकता है, क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 436 नंबर। जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपका 436 का सही आंसर हो जाएगा, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, आइजैक न्यूटन। ठीक, अगर आइजैक न्यूटन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो। जड़त्व को सबसे पहले किसने समझाया था? गैलीलियो ने समझाया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 437 नंबर। 437 नंबर क्वेश्चन क्या करे, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल किसके कारण होता है? तो आपका 437 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह बल किसके कारण होता है? जड़त्व बल के कारण होता है। 438 नंबर क्वेश्चन, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को अंगुली से धक्का दिया जाता है तो उस पर सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 438 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व के नियम। और जड़त्व के नियम को और क्या बोला जाता है? गति के प्रथम नियम। जड़त्व के नियम को क्या बोला जाता है? गति के प्रथम नियम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 439 नंबर। 439 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसके मत जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो देखिए इसका सिंपल ट्रिक है, जो वस्तु जितना अधिक भारी होगा, भारी वस्तुओं के मत जड़त्व ज्यादा होता है। तो ऑप्शन आप देखते हैं, एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, स्कूटर और बस के बीच, 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के के बीच, या रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच। तो देखिए इनमें सबसे ज्यादा भार किसमें है, द्रव्यमान किसमें है? रेलगाड़ी और जहाज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 439 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच में। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।